हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में जैसा कि आप सभी को पता है, हम 5 अप्रैल के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक फैक्ट को, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, एंड तक पूरे सेशन को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। और पीडीएफ क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन से ले लीजिए, वहां पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तब तक हम चलते हैं 5 अप्रैल के हमारे सबसे पहले करंट अफेयर पर। ध्यान से सुनिएगा। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना, इसे शुरू करने का श्रेय दिया जाता है असम सरकार को। अब यहां पर नाम से समझ में आ जाएगा कि जो विमेन एंटरप्रेन्योर हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए असम के द्वारा या असम गवर्नमेंट के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया। तो असम के सीएम हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। इन्होंने राज्य में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान या योजना को हाल ही में लॉन्च किया है। इसके तहत देखिए किया क्या जाएगा। ऐसी महिलाएं जो कि माइक्रो बिजनेस स्थापित करना चाहती है या फिर उनको विस्तारित करना चाहती है, उनको विस्तार देना चाहती है, ऐसी महिलाओं को इनिशियल लेवल पर 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। यहां पर 3 स्टेजेस में बांटा गया है योजना को। इनिशियल स्टेज पर 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह पहला साल है। ओके, कोई भी जब माइक्रो बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है तो पहला साल, अगर यह सक्सेस रहता है तो सेकेंड ईयर में उसी बिजनेस के लिए महिला को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता और दी जाएगी। और जब बिजनेस रन करने लगेगा, सक्सेसफुल जो एंटरप्रेन्योर है महिलाएं, उन्हें तीसरे वर्ष में 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता राज्य सरकार के द्वारा यहां पर दी जाने वाली है। तो इस स्कीम को नाम दिया गया है असम सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान या योजना। तो यह तो हो गई एक स्कीम। असम के बारे में देखिए, एक कैजुअल फैक्ट आपको यह पता होना चाहिए कि रिसेंटली असम सरकार ने घोषणा की थी अपने बजट में कि खुद का सैटेलाइट वो लॉन्च करेगा। मतलब उसने अपने सैटेलाइट को नाम दिया है असम सैट और अनाउंस किया है कि खुद का सैटेलाइट असम लॉन्च करेगा। और इस तरीके से भारत में खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने वाला असम देश का पहला राज्य बनने वाला है। अगर ये लॉन्च कर देता है तो ये पहला राज्य बनेगा। नाम क्या दिया गया सैटेलाइट को? असम सैट। इसके अलावा देखिए, असम के फाइनेंस मिनिस्टर जो अजंता नियोग है, इन्होंने 2025-26 का बजट पेश किया था और उसमें सैटेलाइट का अनाउंसमेंट किया था। कुछ समय पहले भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने असम में लचित बोरफुकन पुलिस एकेडमी का भी इनॉग्रेशन किया था। और इससे पहले भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने असम में लचित बोरफुकन का एक स्टेच्यू इनॉग्रेट किया था, जिसका नाम है स्टेच्यू ऑफ वेलोर। यह असम में देखने को मिलता है। लचित बोरफुकन जो कि असम के एक बहुत ही महान योद्धा रहे हैं, उनके ऊपर 125 फुट का यह स्टेच्यू है ना, जिसे नाम दिया गया है स्टेच्यू ऑफ वेलोर। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्टेच्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको इसे भी याद रखना चाहिए। असम के बारे में हम कैजुअली फैक्ट को डिस्कस करते रहते हैं। तो दिसपुर असम की वर्तमान में कैपिटल है। लक्ष्मण आचार्य असम के गवर्नर के पद पर हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा यहां पर सीएम के पद पर हैं। यहां पर विधानसभा सीटों की संख्या है 126। राज्यसभा की सीटें हैं असम में 7 और लोकसभा की सीटें देखने को मिलती है असम में 14 वर्तमान में। सेकंड क्वेश्चन, भारत में नेशनल मैरीटाइम डे किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस की यहां पर बात की जा रही है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल मनाया जाता है इंडिया में 5 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत इंडिया में की गई थी 5 अप्रैल 1964 में। तब से यह हर साल मनाया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? तो भारत के विकास में जो मरीन एरिया है उनके महत्व के बारे में लोगों को समझाना, और इसके अलावा जो हमारा तटीय क्षेत्र है, वहां से जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है, जो हमारी इकोनॉमी समुद्र के कारण सर्कुलेट होती है, उन सभी के बारे में लोगों को अवेयर करना, है ना। देश के विकास में समुद्री क्षेत्रों की क्या भूमिका है, इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाना, यह मुख्य उद्देश्य नेशनल मैरीटाइम डे को मनाए जाने का, राष्ट्रीय समुद्री दिवस को मनाए जाने का। पहली बार 1964 में 5 अप्रैल को यह मनाया गया था। एक ऐतिहासिक घटना इसके साथ जुड़ी हुई है।
इतिहास में भारत से पहला निजी स्वामित्व वाला एक जहाज था, है ना, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट मर्चेंट वेसल, जो कि सिंधिया स्ट्रीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का था, एसएस लॉयल्टी। ये मुंबई से लंदन की ओर रवाना हुआ था। कब? 1919 में 5 अप्रैल को। ये एक ऐतिहासिक घटना इसलिए है क्योंकि इसके पहले ब्रिटेन के नियंत्रण के ही जहाज ट्रेड के लिए आ जा सकते थे, लेकिन पहला प्राइवेट जहाज था ये इंडिया के किसी व्यक्ति या किसी कंपनी का। तो ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल से इंडिया की आजादी की ओर ये इशारा करता है और एक जो समुद्री क्षेत्र है भारत का उसकी स्वतंत्रता का प्रतीक है। इसीलिए इसी डेट के ऐतिहासिक जो डेट है या फिर ये जो घटना है, इसी उपलक्ष्य में 5 अप्रैल 1964 में शुरू किया गया राष्ट्रीय समुद्री दिवस। तो 5 अप्रैल को यह हर साल मनाया जाता है। अब अप्रैल मंथ में जो अदर डे मनाए गए उन पर नजर डाल लेते हैं। ओडिशा फाउंडेशन डे 1 अप्रैल को मनाया जाता है और इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक 1 से लेकर 7 अप्रैल तक मनाया जाता है। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, यह मनाया जाता है 2 अप्रैल को। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट डे मनाया जाता है 3 अप्रैल को। इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस मनाया जाता है 4 अप्रैल को। और नेशनल मैरीटाइम डे अभी हमने डिस्कस किया 5 अप्रैल को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन गेम्स का दूसरा संस्करण अप्रैल 2025 में कहां आयोजित किया जाएगा? यूनाइटेड नेशन गेम्स का सेकेंड एडिशन है जिसका आयोजन किया जाना है यूएसए के न्यूयॉर्क में 2025 में। यूनाइटेड नेशन गेम्स, जितने भी यूनाइटेड नेशन की मेंबर कंट्रीज है ना, उन देशों के मध्य में डिप्लोमेसी, कॉपरेशन और यूनिटी को बनाए रखने के लिए, बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड नेशन ने 2024 से खेलों की शुरुआत की थी, यूनाइटेड नेशन गेम्स के नाम से। तो फर्स्ट एडिशन अप्रैल मई 2024 में इसका आयोजित किया गया था। यह भी यूएसए के न्यूयॉर्क में ही हुआ था। अब यह सक्सेस रहे, इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने घोषणा करी कि हर साल यूनाइटेड नेशन गेम्स का आयोजन किया जाएगा। पहली बार जो यूनाइटेड नेशन गेम्स आयोजित किए गए थे 2024 में, उसमें 85 देशों और 18 संगठन के 300 से ज्यादा एथलीटों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था और पूरी तरीके से सक्सेसफुल आयोजन था। इसलिए अब 2025 में दूसरा एडिशन भी यूएसए के न्यूयॉर्क में ही आयोजित किया जाने वाला है। वैसे इन गेम्स में इंडिया भी एक को ऑर्गेनाइजर की भूमिका में है ना, को ऑर्गेनाइजर है इंडिया। स्पेशली जो शतरंज गेम्स होते हैं, चेस के जो इवेंट है या फिर योगा के जो इवेंट है, उसमें हम लीड करेंगे गेम्स को, सारे इवेंट को। ठीक है, दोनों ही गेम्स, चाहे चेस की बात कर लें, योगा की बात कर लें, इनका आयोजन और मैनेजमेंट पूरा इंडिया के द्वारा देखा जाएगा क्योंकि हम लीड कर रहे हैं। तो अलग अलग गेम्स हैं, सॉकर, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, पिकल बॉल, रनिंग, चेस, योगा, काफी सारे गेम्स यहां पर आयोजित किए जाएंगे। तो सेकेंड एडिशन है यूनाइटेड नेशन गेम्स का यूएसए के न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी, है ना। वर्ल्ड की 193 कंट्रीज इसकी मेंबर है, लेकिन फाउंडिंग मेंबर की बात करें तो ये 51 देश थे जिन्होंने मिलकर यूनाइटेड नेशन को पहली बार हस्ताक्षर किया था बनते वक्त। तो 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को, इसलिए यूएनओ डे भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो ये कहां पर है? यूएसए के न्यूयॉर्क में। ओके, इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप सभी के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू होने वाला है 10 अप्रैल से। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर देखिए आपको 21,000 से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 90 डेज आपके लिए ये पूरा प्लान है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको आपका डेली रूटीन कैसे फॉलो करना है। आपको डेली स्टडी प्लान दिया जाएगा, डेली प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाएंगे और साथ ही साथ एक पूरा प्लान आपको यहाँ पर मिलने वाला है बहुत ही नॉमिनल प्राइस में। इसके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो रखा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, जहां पर आपको पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम अक्षय सर के द्वारा समझाया गया है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा, आप इसे अभी अवेल कर सकते हैं। ओके,
तो 10 अप्रैल से ये आपके लिए शुरू हो रहा है। 90 डेज परफेक्ट प्लान आपको मिलेगा, स्पेशली एसएससी के एग्जाम के लिए और जितनी भी वनडे एग्जाम होती है उनके लिए। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और कोई भी आपको डाउट है तो हेल्पलाइन नंबर आपके लिए रहता है, इस पर आप कॉल कर लीजिए। 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जाएगा उत्तर प्रदेश के झांसी में। कहां पर? यूपी के झांसी में। 4 तारीख को ये शुरू हुआ है और 15 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जाने वाला है। शुरू हो चुका है ये 4 अप्रैल को और 15 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जाएगा। यहां पर 30 टीमें पार्टिसिपेट करेगी और हॉकी इंडिया इसका आयोजन करवा रहा है। एडिशन कौन सा है? 15वां एडिशन। इसके पहले जो 14th एडिशन था, देखिए सबसे पहली बार जो मेंस इवेंट है ना, हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप का, इसकी शुरुआत की गई थी 1928 में। इस बार 15th एडिशन है। लास्ट ईयर 14th एडिशन आयोजित किया गया था तमिलनाडु के चेन्नई में। तब विनर रही थी ओडिशा की टीम और रनर अप रही थी हरियाणा की हॉकी टीम। अब यहीं पर अगर हम 15th हॉकी इंडिया सीनियर विमेंस नेशनल चैंपियनशिप की बात करें, विमेंस प्रतियोगिता की, तो यह आयोजित हो चुकी है। इसका आयोजन मार्च 2025 में हरियाणा के पंचकुला में किया गया था। कहां पर? हरियाणा के पंचकुला में। ओके, तो इसमें 15th हॉकी इंडिया सीनियर विमेंस नेशनल चैंपियनशिप में विनर रहा झारखंड, सेकंड नंबर पर रहा हरियाणा सिल्वर मेडल और थर्ड पर रहा मिजोरम ब्रॉन्ज मेडल। विमेन प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी 2011 में। अब आपके दिमाग में आएगा सर मेंस की इतनी जल्दी शुरू हो गई फिर भी 15th एडिशन है, और विमेंस इतनी बाद में शुरू हुई फिर भी 15th एडिशन है 2025 में। तो देखिए पहले जो मेंस चैंपियनशिप आयोजित होती थी ना, उसका आयोजन करवाता था हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया, लेकिन 2008 में इसको भंग कर दिया गया था और उसके बाद हॉकी इंडिया की स्थापना की गई 2009 में, जो देश में हॉकी खेलों को गवर्न करने वाली बॉडी है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। दिलीप तिर्की वर्तमान में इसके चेयरमैन के पद पर हैं, अध्यक्ष। अब दोनों ही प्रतियोगिताएं मेंस और विमेन की 2011 से आयोजित करवा रहा है हॉकी इंडिया। तो जब से 2011 से हॉकी इंडिया आयोजित करवा रहा है वो फर्स्ट एडिशन माना जाता है। इस हिसाब से अब 2025 में दोनों के 15th एडिशन इस साल आयोजित किए जा रहे हैं। विमेंस का हो चुका है, अब मेंस का आयोजित करवाया जाएगा कहां पर? उत्तर प्रदेश के झांसी में। तो कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपल सी डिटेल है, यहां पर याद रखिए। हाल ही में मनोज कुमार का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? तो बहुत ही फेमस एक्टर है ना, फिल्म और सिनेमा के क्षेत्र से संबंधित। पुरानी मूवीज में आपने मनोज कुमार को देखा होगा, है ना। देश हित की फिल्में इन्होंने काफी बनाई है, इसीलिए मनोज कुमार को भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में 87 वर्ष की आयु में मनोज कुमार का निधन हो गया। एज ज्यादा थी तो एज से संबंधित बीमारियों के कारण 87 वर्ष की आयु में मनोज कुमार का निधन हो गया। प्रसिद्ध अभिनेता थे, बहुत ही फेमस, भारत कुमार के नाम से जाने जाते थे। इनका जन्म वर्तमान पाकिस्तान के खैबर पख्तून क्षेत्र में हुआ था 1937 में। फिल्मों के क्षेत्र में मनोज कुमार के योगदान के कारण 1992 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है और 2016 में इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कौन है ये? मनोज कुमार। अब जो कुछ समय में जो इंपॉर्टेंट निधन है उनकी हम यहां पर बात कर लेते हैं, है ना, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस वी रामास्वामी का हाल ही में निधन हुआ था। इनके ऊपर स्वतंत्र भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट के जज जिनके ऊपर इम्पीचमेंट की प्रोसीजर लाई गई थी 1991 में, वी रामास्वामी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ था। इनके अलावा गैरीमेला बालकृष्ण प्रसाद क्लासिकल सिंगर, अनिल जोशी प्रसिद्ध गुजराती कवि और एक रमाकांत रथ जो कि ओडिया पोएट है, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो ये अदर जो निधन है याद रखिएगा, पूछे जाते हैं एग्जाम में और हमने कहीं ना कहीं इनको डिस्कस किया है।
हाल ही में पारित किस विधेयक को अब उम्मीद बिल के नाम से जाना जाएगा? तो आप सभी को पता है पूरे देश में बहुत ही सुर्खियों में रहा, बहुत ही गर्म मुद्दा रहा वक्फ संशोधन विधेयक 2025, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025, जिसे नाम दिया गया है उम्मीद बिल। देखिए पूरी डिटेल जान लेते हैं कि ये बिल क्या है, कैसे लाया गया। तो यहां पर दो बिल हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं वक्फ और उसकी बॉडी से संबंधित है। एक तो है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 और एक है मुसलमान वक्फ रिपील बिल 2024। लोकसभा और राज्यसभा में ये पारित हो चुके हैं। वक्फ संशोधन विधेयक को उम्मीद बिल का नाम दिया गया। इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, इसे पूरा नाम दिया गया है। ठीक है, देखिए ये जो बिल है 1995 का जो वक्फ अधिनियम है उसमें संशोधन के लिए लाया गया है। अभी हम बात करेंगे कि ये कब आया, कैसे आया। अगस्त 2024 में वक्फ संशोधन अधिनियम को पार्लियामेंट में रखा गया था और जब इसे लोकसभा में रखा गया तो इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया था विचार के लिए। उस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष थे जगदंबिका पाल। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगस्त 2024 में लोकसभा में आ चुका था, लेकिन तब क्योंकि विपक्ष का बहुत ज्यादा विरोध था तो इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया। अध्यक्ष थे जगदंबिका पाल। अब हाल ही में 3 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा में पास किया गया और अगले ही दिन 4 अप्रैल को इसे राज्यसभा में पास किया गया। दोनों ही सदनों में इसे रखा था यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर किरण रिजिजू ने। इन्होंने दोनों सदनों में इस बिल को रखा था। देखिए वक्फ की अगर हम हिस्ट्री देखें तो इसकी शुरुआत अंग्रेजों के शासनकाल में देखने को मिलती है अधिकारों से। 1913 में सबसे पहली बार द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट लाया गया था, जिसके आधार पर पहली बार वक्फ के कुछ प्रावधान अस्तित्व में आए थे। आगे चलकर 1923 में द मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 लाया गया। 1930 में द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1930 लाया गया और उसके बाद फाइनली जो आज वक्फ है वो हमें व्यवस्थित होता हुआ दिखाई देता है 1954 में द वक्फ एक्ट के नाम से, 1954। उसके बाद काफी बार इसमें अमेंडमेंट हुए, काफी पावर्स बढ़े वक्फ के। 1954 के वक्फ एक्ट में 1959, 1964, 1969 और 1984 में संशोधन किए गए और उसके पावर को और बढ़ाया गया द वक्फ एक्ट 1995 में और इसे एक नया एक्ट का रूप दिया गया। तो अभी जो संशोधन देखने को मिलता है वो द वक्फ एक्ट 1995 में देखने को मिलता है। इस वक्त पहली बार वक्फ ट्रिब्यूनल की बात की गई थी और यह बनाई गई। 1995 के अधिनियम की धारा 6 जो आई थी वक्फ एक्ट की, उसमें कहा गया था कि ऐसे मामले जो कि वक्फ प्रॉपर्टी के संबंध से वक्फ प्रॉपर्टी से संबंधित है, अगर कोई व्यक्ति क्लेम करता है कि यह प्रॉपर्टी उसकी है, वक्फ की नहीं है, तो वो वक्फ ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है। और यहां पर विवादित हिस्सा यह है कि वक्फ ट्रिब्यूनल का जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा और इसके डिसीजन को कोर्ट में रेयर केस में ही चैलेंज किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। तो अब जो 2025 का एक्ट लाया गया है संशोधन रूप, वो इसमें कहीं ना कहीं चेंजेस करता है। 2013 में वक्फ एक्ट 1995 में थोड़ा चेंज किया गया और द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2013 में। अब वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया 2013 के अमेंडमेंट के माध्यम से। अब 2025 में एक बार फिर से इसमें अमेंडमेंट किया गया है और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में यह प्रावधान किया गया, जो चेंजेस हुए हैं उसमें यह किया गया कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में अब यूनियन मिनिस्टर भी शामिल होंगे, है ना, एक्स ऑफिसर चेयरमैन के रूप में। स्टेट वक्फ बोर्ड में शिया सुन्नी और पिछड़े मुस्लिम वर्ग भी पार्टिसिपेट करेंगे, वो भी सदस्य होंगे। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अब 90 दिन के अंदर हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। यह नए प्रावधान में बताया गया है 2025 में, जो अभी पास किया गया। अभी प्रेसिडेंट के सिग्नेचर मिलना बाकी है, वो मिल जाएंगे तो ये कानून बन जाएगा। वक्फ प्रॉपर्टीज का सर्वे अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा और
सर्वे कमिश्नर जो पहले करते थे उनकी जगह अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वक्फ प्रॉपर्टी का सर्वे करेगा। तो कुछ यहां पर जो मोटे मोटे प्रावधान बदले गए हैं वो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 1 लाख से अधिक की आय वाली वक्फ संस्थाओं का ऑडिट अब राज्य सरकार द्वारा नियुक्त ऑडिटर कर पाएंगे। और 5 साल से मुस्लिम धर्म को फॉलो करने वाले जो व्यक्ति हैं, 5 या 5 साल से ज्यादा, वही वक्फ को अपनी प्रॉपर्टी दान कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी जो विधवा हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, उनके अधिकारों का ध्यान रखना होगा। पहले उनके अधिकारों को लिया जाएगा, उसके बाद ही वक्फ को प्रॉपर्टी किसी के द्वारा दी जा सकती है। तो ये कुछ प्रावधान हैं जो चेंज किए गए हैं। सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी की बात करें तो हमें यूपी में देखने को मिलती है 27% तक, फिर पश्चिम बंगाल का नाम आता है और तीसरे नंबर पर पंजाब का नाम आता है। आगे आइए, 2035 का फीफा महिला वर्ल्ड कप किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा? 2035 का महिला फीफा वर्ल्ड कप या फीफा महिला वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा यूनाइटेड किंगडम में। कहां पर आयोजित किया जाएगा, है ना? तो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया जाएगा 2035 में। देखिए, 2035 की बात कर रहे हैं तो अदर ईयर जब फीफा वर्ल्ड कप आयोजित होगा वो पहले ही अनाउंस किए जा चुके थे। 2035 का जो प्लेस है वो अब अनाउंस किया गया और यह घोषणा की गई कि ये यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया जाएगा। इसके पहले 2031 में मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में संयुक्त रूप से विमेंस फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा। 2031 के पहले 2027 में इसे ब्राजील में आयोजित किया जाने वाला है। और लास्ट जो महिला फीफा वर्ल्ड कप था 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। तो 2023 आयोजित हो चुका है, 2027 में ब्राजील, 2031 में मैक्सिको और यूएसए और 2035 में यूके में इसका आयोजन किया जाएगा। फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2023 में आयोजित हुआ था। उसके विनर की बात करें तो विनर स्पेन रहा और रनर अप रहा इंग्लैंड, है ना। मेंस फीफा वर्ल्ड कप की भी बात कर लेते हैं तो 2022 में कतर में यह आयोजित की गई थी मेंस फीफा वर्ल्ड कप। विनर रही अर्जेंटीना और रनर अप यहां पर रहा था फ्रांस। मेंस फीफा वर्ल्ड कप 2022 तो कतर में हो गया, 2026 में इसका आयोजन होगा यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। 2030 में इसका आयोजन होगा मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन और 2034 में इसका आयोजन होगा सऊदी अरेबिया में, है ना। तो ये हो गया यहां पर प्रावधान। कच्चा तीवी द्वीप पर विवाद किन दो देशों के बीच में देखने को मिलता है? कच्चा तीवू द्वीप पर विवाद देखने को मिलता है इंडिया और श्रीलंका के मध्य में, भारत और श्रीलंका के मध्य में। अभी सुर्खियों में क्यों है? तो देखिए, इंडिया और श्रीलंका के मध्य में ये एक छोटा सा टापू जैसा द्वीप देखने को मिलेगा, यह है कच्चा तीवी द्वीप। अभी तमिलनाडु की विधानसभा में एक रिजोल्यूशन पास किया गया है जिसमें भारत सरकार से यह अपील की गई है कि श्रीलंका से कच्चा तीवू द्वीप को वापस लेने का प्रावधान किया जाए और वापस लिया जाए। अगर हम इतिहास में जाए ना तो कच्चा तीवी द्वीप पाक स्ट्रेट में देखने को मिलता है। अभी जो हमने प्लेस देखा पाक जल डमरू मध्य के बीच में देखने को मिलता है, जिसका क्षेत्रफल 1.15 वर्ग किलोमीटर है। 1974 में भारत की पीएम इंदिरा गांधी ने श्रीलंका के पीएम श्रीमाओ भंडार नायके के साथ एक समझौता किया और कच्चा तीवी द्वीप को दे दिया, किसको? श्रीलंका को। हालांकि यह विधानसभा में पास नहीं किया गया था और यह दे दिया गया श्रीलंका को, इसीलिए अब विरोध किया जाता है। तमिलनाडु गवर्नमेंट का कहना है कि ये इंडिया का पार्ट है और हमारे मछुआरों के लिए एक मछली पकड़ने की बहुत सेफ जगह है जहां से हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है। तो कच्चा तीवी द्वीप को श्रीलंका को दिया जाना गलत फैसला था, तो अब इसे वापस लिया जाना चाहिए। तो विधानसभा में, तमिलनाडु की विधानसभा में एक प्रपोजल हाल ही में इसको लेकर पास किया गया। कहां पर एक कच्चा तीवी द्वीप? ये हिंद महासागर में भारत और श्रीलंका के मध्य में पाक स्ट्रेट में देखने को मिलता है। हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया मोहसिन नकवी को। किसे? मोहसिन नकवी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष हाल ही में अपॉइंट किए गए।
अच्छा, है कौन? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है ये वर्तमान में, मोहसिन नकवी। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बने। इससे पहले श्रीलंका के शामी सिल्वा इस पद पर थे, जिनको रिप्लेस किया है क्योंकि इनका टेन्योर खत्म हो गया, तो अब इनको रिप्लेस किया है मोहसिन नकवी ने। अच्छा, एशियाई क्रिकेट काउंसिल एशिया में क्रिकेट खेलों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए एक एशियाई क्रिकेट संगठन है, जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर यूएई के दुबई में देखने को मिलता है। तो यहां पर हो गए सारे प्रावधान हमारे। चेयरमैन कौन बना ये हमको समझ में आ गया। तो चेयरमैन बने हैं कौन? एशियन क्रिकेट काउंसिल के मोहसिन नकवी। हाल ही में जो अदर अपॉइंटमेंट हुए, अगर हम उनकी बात करें तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, ये चेयरमैन है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के वर्तमान में, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ज्ञानेश कुमार की बात करें तो ये 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए थे कुछ समय पहले। चरणजोत सिंह नंदा, ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। विपुल कुमार की बात करें तो ये डायरेक्टर जनरल बने हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के, सीआरपीएफ के। ये अदर अपॉइंटमेंट है, देख लेना। लास्ट क्वेश्चन, सन्ना बीएम योजना की शुरुआत हाल ही में कहां की गई? तो सन्ना बीएम योजना की शुरुआत हाल ही में की गई है कहां पर? भारत के किस राज्य में की गई? क्वेश्चन ये है। तो ये की गई भारत के तेलंगाना राज्य में। ओके, तो तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और वहां के नागरिक आपूर्ति मंत्री है एन उत्तम कुमार रेड्डी। इन्होंने राज्य में सन्ना बीएम योजना की शुरुआत की। आंसर ले लिया हमने, आंसर तेलंगाना। अब देखिए, जो तेलुगु भाषा है ना, उसमें अगर हम सन्ना बीएम का अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है फाइन राइस। तेलुगु वर्ड है सन्ना बीएम, अर्थ है फाइन राइस, है ना। तो जो राज्य के गरीब नागरिक है उनको मुफ्त में उच्च गुणवत्ता वाला फाइन राइस उपलब्ध करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके तहत राज्य में जो बीपीएल कार्डधारी हैं उन्हें प्रति व्यक्ति प्रति माह 6 किलोग्राम तक सुपर फाइन राइस दिया जाएगा, जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके माध्यम से, कंट्रोल जो होते हैं उनके माध्यम से। तो योजना सन्ना बीएम योजना किसकी है? तेलंगाना सरकार की। तेलंगाना कभी आंध्र प्रदेश का पार्ट था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 में तेलंगाना अस्तित्व में आया। कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा है वर्तमान में और चीफ मिनिस्टर के पद पर हैं रेवंत रेड्डी। यहां पर अगर हम विधानसभा सीटें देखें तो 119 तेलंगाना में, विधान परिषद की सीटें हैं 40, लोकसभा की सीटें हैं 17 और राज्यसभा की सीटें हैं 7। डन। तो ये हो जाते हैं हमारे 5 अप्रैल के सभी करंट अफेयर, डिटेल में हमने डिस्कस किए। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के, जो हमारे क्वेश्चन है उनको हम यहां पर रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में चपाता मिर्च, जिसे टोमेटो चिली भी कहा जाता है, इसे जीआई टैग दिया गया, किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है भारत के तेलंगाना राज्य से। गरीबी को 2029 तक समाप्त करने के उद्देश्य से P4 इनिशिएटिव किस राज्य में शुरू किया गया? तो यह शुरू किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। माधवपुर मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? भारत में माधवपुर मेला आयोजित किया जाता है भारत के गुजरात राज्य में। क्यूशू जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस देश का एक द्वीप है? तो यह द्वीप है जापान का, क्यूशू। भारत सरकार द्वारा सागरमाला परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? सागरमाला परियोजना शुरू हुई थी भारत सरकार के द्वारा 2015 में। हनातलांग पुई के नाम से स्वच्छता अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसे शुरू किया गया है मिजोरम में। ISSF विश्व कप 2025 के पहले चरण का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है अर्जेंटीना में। अंतर्राष्ट्रीय लैंड माइन्स जागरूकता दिवस हर साल मनाया जाता है 2 अप्रैल को। 47th जूनियर गर्ल्स नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025 में किस टीम ने खिताब जीता? तो यह खिताब जीता है उत्तर प्रदेश की हैंडबॉल टीम ने। और लास्ट क्वेश्चन था, मियामी ओपन 2025 में
मेंस सिंगल का खिताब नोवाक जोकोविच को हराकर किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है याकूब मेंसिक ने। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। ये सारे क्वेश्चन कल के करंट अफेयर के हमारे रिवाइज हो गए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के जो हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे थे उनके आंसर पर। किस फिल्म ने 97th ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है? 97th ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता एनोरा मूवी ने। अचंता शरद कमल किस खेल से संबंधित है? तो ये खिलाड़ी हैं टेबल टेनिस के। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत की रैंक है 14th। तो ये हो गए हमारे तीनों क्वेश्चन के आंसर। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, कौन सा जानवर चोल राजवंश के प्रतीक था? है ना, उनके जो चीजें हैं उन पर प्रतीक के रूप में देखने को मिलता है। कौन सा जानवर? एनडीपी निकालने के लिए जीडीपी में से क्या घटाना पड़ता है या क्या घटाया जाता है? रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में जरूर करिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। आप तब तक अपना ख्याल रखिए। और एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मेंटरशिप प्रोग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और 10 अप्रैल से आपकी मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए शुरू हो जाएगा। चलिए कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।